नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज दिल्ली में विरोधी दलों के अलायंस में शामिल पार्टियों के नेता एक बार फिर इकट्ठा हुए। दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करके एक बार फिर एकता दिखाने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विपक्ष की आवाज को दबाने, लोकतंत्र को खत्म करने और तानाशाही जैसे इल्जाम लगाए गए। लेकिन जब दिल्ली में जंतर मंतर पर एंटी मोदी मोर्चे के नेता मंच पर हाथ में हाथ डालकर बैठे थे, उस वक्त पटना से लेकर मुंबई और लखनऊ तक इन्हीं पार्टियों के नेताओं के बीच खींचतान दिखाई दी। प्रधानमंत्री पद के चेहरे को लेकर, सीटों के बंटवारे को लेकर, कौन किसके साथ होगा इसको लेकर सब अपने अपने दावे करने में लगे थे। जैसे आज अचानक नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को अपने घर पर बुलाया। इसके थोड़ी देर बाद नीतीश कुमार के करीबी विधायक गोपाल मंडल ने कैमरों के सामने आकर कहा, ये खरगे वर्गे कौन है, उन्हें कौन जानता है। एमएलए साहब ने तो खुद खरगे का नाम आज ही सुना। गोपाल मंडल ने कहा कि नीतीश कुमार की बदौलत सभी विरोधी दलों के नेता एक मंच पर आए हैं। नीतीश ने फेविकॉल का काम किया है। नीतीश को देश भर में सब जानते हैं, इसलिए इंडी अलायंस की तरफ से नीतीश को ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए। उन्होंने कहा, खरगे तो पीएम मटेरियल है ही नहीं। और इसके बाद नीतीश की पार्टी के एक और नेता संजय झा बोले। संजय झा ने कहा, हर मुद्दे पर फैसला तो मिलकर लिया जाएगा, लेकिन सबसे बेहतर उम्मीदवार नीतीश ही होंगे। वहीं महाराष्ट्र में संजय राउत ने ऐलान कर दिया कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना महाराष्ट्र में 23 लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बची हुई बाकी सीटों पर कांग्रेस और एनसीपी तय कर लें उन्हें कितनी कितनी सीटों पर लड़ना है। इस पर एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं ने नाराजगी जताई। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बड़ी टसल चल रही है। आज ही यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष ने एक बार फिर कहा कि मायावती को गठबंधन में शामिल करना चाहिए। इससे अखिलेश यादव नाराज हैं। तो आज बात करेंगे विपक्ष की एकता के दावों पर, टकराव पर। शुरुआत करते हैं बिहार से। बिहार में जेडीयू आरजेडी का कांग्रेस के साथ झगड़ा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और सीटों के बंटवारे दोनों इश्यूज पर है। एक एक करके अब जेडीयू के नेता खुलकर नीतीश कुमार के नाम को आगे बढ़ा रहे हैं, और सिर्फ आगे नहीं बढ़ा रहे, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के खिलाफ भी बोल रहे हैं। आज जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि खरगे वर्गे को कौन जानता है, नीतीश कुमार को बच्चा बच्चा जानता है। पब्लिक खरगे को नहीं मानेगी। अगर बीजेपी को हराना है, मोदी को हटाना है, तो नीतीश कुमार को ही चेहरा बनाना पड़ेगा। गोपाल मंडल ने कहा, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने का मिशन लालू का है, इसलिए देर सवेर नीतीश का नाम ही आगे आएगा। इंडिया आज इंडिया गठबंधन जो नाम पड़ा, नीतीश कुमार ने संयोजक का काम किया। इनका नीतीश कुमार का चेहरा है, निर्विवादित है, सब कुछ है। इनको ही प्राइम मिनिस्टर चुनना चाहिए। खड़गे जी का नाम पब्लिक नहीं मानेगी। खड़गे फड़गे का नाम नहीं जानता है। अभी नाम बोले हैं तो हम सुने हैं, जानबो नहीं करते थे। कांग्रेस का वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, तो आप बोले तो हम जान गए। उनको कोई नहीं जानता है। बड़े मुख लोग जानते होंगे, आम पब्लिक नहीं जानता है। आम पब्लिक नीतीश कुमार को जानता है। नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और सब कोई नीतीश कुमार को जानता है। पूरे हिंदुस्तान ने जानता है, खड़गे को नहीं जानता है। ये ममता बनर्जी बोल दी और कोई बोल दिया, इसलिए बोल दिया, साथ ही में बैठे उठे हैं। मुख्यमंत्री को कोई तकलीफ नहीं है, वो विवादित आदमी है। उनको प्रधानमंत्री बनावे कि नहीं बनावे, उनका अभियान है, लालू यादव का अभियान है। भाजपा को उखाड़ फेंको, भाजपा को भगाओ। गोपाल मंडल कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। गोपालपुर सीट से जेडीयू के विधायक हैं, नीतीश कुमार के चहेते हैं। ये वही गोपाल मंडल है जो रिवॉल्वर लहराते हुए हॉस्पिटल में जाते हैं और सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं कि रिवॉल्वर पायजामा की जेब में रखने के लिए थोड़े है, कोई भी हमला कर सकता है, इसलिए हमेशा हाथ में रिवॉल्वर रखते हैं। इसके बाद ये बताने की जरूरत नहीं है कि गोपाल मंडल बिहार के दबंग विधायक हैं।
आज मंडल ने कांग्रेस के खिलाफ पूरा मोर्चा खोल दिया, नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश में बेतहाशा महंगाई बढ़ा दी थी, इसीलिए तो जनता ने कांग्रेस को हटाकर मोदी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो जिस कांग्रेस को जनता ने हटाया उसे जनता फिर क्यों चुनेगी? अगर कांग्रेस आ गई तो फिर वही धंधा करेगी, इसलिए अगर जीतना है तो नीतीश को ही लाना पड़ेगा। कांग्रेस के खिलाफ में लोगों ने, आम पब्लिक ने, इसलिए महंगाई था, महंगाई के खिलाफ में ये भाजपा को लाया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। फिर उसका कहीं पहचान है? जो धंधा करते आया वही धंधा करेगा वो। विश्वास वैसा नहीं, कांग्रेस पर विश्वास रखने लायक है ही नहीं। उनके ही विरोध में भाजपा को लाया गया। अब उसी को क्यों चुना जाएगा? किसी नए चेहरा को चुनना चाहिए भाजपा को समाप्त करने के लिए। इंटरेस्टिंग बात यह कि आज ही जेडीयू के एक और बड़े नेता संजय झा ने भी नीतीश कुमार के नाम की पैरवी की। संजय झा ने कहा, नीतीश कुमार ने सबको एक साथ बैठाया, नीतीश कुमार ही गठबंधन के सूत्रधार हैं, इसलिए उन्हें कन्वीनर बनाया जाना चाहिए। हालांकि संजय झा ने कहा कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन बनेगा कौन नहीं, इसका फैसला तो बाद में हो जाएगा। इस वक्त प्रायोरिटी यह है कि सीटों का बंटवारा ठीक से हो जाए। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्टता से दो बात रखी। एक, उन्होंने कहा कि शुरू से बोल रहे हैं कि सीट शेयरिंग वाला जो भी करना है उसको फाइनल कर लीजिए। अब सीट शेयरिंग जो होना है, हर एक स्टेट का अपना अपना डायनेमिक्स है। अब चेन्नई का जो डीएमके पार्टी है वो बिहार में सीट तो लेगा नहीं, हम लोग जाके चेन्नई में सीट लेंगे नहीं। तो हर एक स्टेट में बैठ करके उन्होंने एक टाइम फ्रेम दिया कि जनवरी तक सीट शेयरिंग कर लीजिए। इस सारे चीज़ के सूत्रधार नीतीश कुमार थे और उन्होंने ही ऐसे लोगों को एक मंच पे बैठाया जो एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं थे, ये भी सच्चाई है। और सबको बैठा करके उनका एक ही उद्देश्य था। एक तो डे 1 से कह रहे हैं कि वो किसी पोस्ट के दावेदार नहीं है, ये भी तो स्पष्ट है। वो लगातार खुद कह रहे हैं कि किसी पोस्ट के वो दावेदार नहीं। कभी भी नीतीश कुमार जी संयोजक बनने के उसमें नहीं थे। नहीं तो खड़गे का नाम जब आ गया इसलिए कहा जा रहा है कि आपकी दरार जो है नहीं है ना, मैं तो स्पष्ट किया आपको कि पूरा मीटिंग खत्म होने के बाद हम लोग निकले, क्यों कोई दरार होगा। असल में आज बिहार में सीटों की चर्चा इसलिए शुरू हुई क्योंकि नीतीश कुमार ने आज अचानक तेजस्वी यादव को अपने घर बुलाया। दोनों नेताओं के बीच आधे घंटे की मीटिंग हुई। अकेले में क्या बातचीत हुई ये तो किसी ने नहीं बताया, लेकिन क्योंकि मीटिंग शेड्यूल नहीं थी इसलिए चर्चा ये शुरू हो गई कि गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर बात हुई होगी। किसी ने कहा नीतीश और तेजस्वी ने बिहार मंत्रिमंडल के संभावित विस्तार पर बात की और कोई सीट शेयरिंग को लेकर अंदाजे लगाने लगा। लेकिन मीटिंग के बाद तेजस्वी ने कहा बात तो अलायंस के बारे में हुई है और सब इस बात पर सहमत हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर जितनी जल्दी फैसला हो जाए उतना बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस का मुख्य मकसद नरेंद्र मोदी को हराना है, बाकी सारी बातें सेकेंडरी हैं। बेकार की बातें हैं, कोई नाराजगी नहीं, एकदम मजबूती के साथ हम लोग साथ हैं और मजबूती के साथ यही निर्णय हुआ है कि भाजपा को हराना है। कहीं किसी की कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन यही तय हुआ है कि सीट शेयरिंग जो है जल्द से जल्द कर लेना है और कई जगह जो होगी रैलियां होंगी, वहां हम लोग जो है 5-6 जगह कहाँ रैली होगी सब नेता लोग जाएंगे, यही चर्चा हुई। ये तो सही है कि विरोधी दलों की तरफ से प्रधानमंत्री पद के लिए खड़गे का नाम आगे बढ़ाने से नीतीश नाराज है और लालू परेशान है। जहां तक सीट शेयरिंग का सवाल है तो ये पता लगा कि यह मामला सुलझने में वक्त लगेगा, क्योंकि जेडीयू 20 सीटें मांग रहा है, आरजेडी 18 सीटों पर दावेदारी कर रही है, कांग्रेस 10 सीटों पर लड़ना चाहती है और वामपंथी पार्टियां 5 सीटें चाहती हैं। लेकिन बिहार में सीटें कुल 40 हैं। लालू जेडीयू को आरजेडी से ज्यादा सीटें देने को तैयार हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट फिलहाल दिल्ली के बजाय बिहार में है। लेकिन लालू भी कांग्रेस और लेफ्ट के साथ रियायत बरतने को तैयार नहीं है। अगर जेडीयू ने 20 सीटें ले ली और आरजेडी 18 तो कांग्रेस और लेफ्ट के लिए कुल मिलाकर 2 सीटें बचेंगी।
इसीलिए मामला पेचीदा है, आसान नहीं है। लालू चाहते हैं नीतीश कुमार दिल्ली की तरफ देखे, बिहार की कुर्सी तेजस्वी के लिए जल्दी खाली करें और ये काम लोकसभा चुनाव से पहले हो जाए तो और भी अच्छा। इसीलिए आज नीतीश ने तेजस्वी को बुलाया तो मंत्रिमंडल में बदलाव की चर्चा भी शुरू हो गई। वैसे भी कल बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने कहा था कि लालू ने उनसे फ्लाइट में कहा कि अब तेजस्वी को लाए बगैर बिहार का भला नहीं होगा। हवाई जहाज में लालू जी के साथ आए, क्या क्या बातें हुई सर? लालू जी ने कहा कि अब तेजस्वी को बिना मुख्यमंत्री बनाए बिहार नहीं चलेगा। असल में दिल्ली से जब लालू यादव और तेजस्वी यादव पटना वापस लौट रहे थे, उसी फ्लाइट में गिरिराज सिंह भी थे। गिरिराज सिंह ने कहा लालू उनके बगल में बैठे थे और लालू ने उनसे कहा था कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाए बगैर बिहार नहीं चलेगा। गिरिराज तो आग लगाकर निकल गए। तेजस्वी ने उस आग पर पानी डालने की कोशिश की। तेजस्वी यादव ने कहा वैसे तो इसके पक्षधर नहीं है कि प्राइवेट स्पेस में नेताओं के बीच की बात को सार्वजनिक किया जाए, लेकिन गिरिराज सिंह ने जो कहा उसका जवाब देना जरूरी है। अंदर ये बात हुई कि तेजस्वी यादव को कैसे मुख्यमंत्री का पद दिलाया जाए, गिरिराज सिंह कह रहे थे कल। नहीं, बेकार की काल्पनिक बातें हैं उनकी। और गिरिराज जी तो मेरे बगल में बैठे हुए थे सीट में, लालू जी तो दूसरे तरफ बैठे हुए थे, तो ये बेकार की बातें उन्होंने कही है। हालांकि जाते टाइम जब पटना लैंड किए तो लालू जी से बस यही बात हुई कि कैसे हैं, स्वस्थ हैं कि नहीं हैं। और गिरिराज सिंह जी ने ये कहा कि हमको मटन कब खिलाइएगा, तो हमारे पिता ने बोला आपको तो झटका वाला मटन खिलाएंगे। तो यही बात हुई उनसे। हालांकि हमसे तो बहुत सारी चीज़ें बातें हुई हैं गिरिराज सिंह जी की। वो तो बेचारे परेशान थे थोड़े, जिस प्रकार से 3 राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे, जिस हिसाब से बदलाव हुआ था और काफ़ी मंत्रियों को, केंद्र मंत्रियों को जिस हिसाब से राज्य में भेजा गया था, तो वो तो बेचारे चिंतित थे कि उनको भी दोबारा टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और अपने नेतृत्व के बारे में क्या क्या बोल रहे थे, ये तो सार्वजनिक तौर पे ये सब हमको बात करना ठीक नहीं लगता। लेकिन एक बात तो था, उनका ये मानना था कि भाई जितने केंद्र मंत्री हैं उनका नहीं चलता, कुछ 1-2 लोग हैं बस उन्हीं का चलता है और उसी के हिसाब से काम होती है। हालांकि बहुत सारी बातें वो कह रहे थे जिससे वो चिंतित थे और व्याख्या कर रहे थे। हालांकि उनका मीडिया में क्या कहना है नहीं कहना, वो अपना राजनीति अपना वो करते हैं। लेकिन जो सच्चाई थी कि लालू जी से बस इतनी ही बात हुई और जो हमसे जो बातें हुई वो हमने सब कुछ जो है आपको सच बता ही दिया। वैसे एक बात कहनी पड़ेगी कि तेजस्वी यादव बात करने में, जवाब देने में काफ़ी चतुर है, उस्ताद है। लेकिन ये सही है कि बिहार में सीट शेयरिंग हो ना हो, मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। कांग्रेस चाहती है कि उसके 2 विधायकों को मंत्री बनाया जाए। राहुल गांधी नीतीश कुमार को कई बार ये मैसेज भेज चुके हैं। आपको याद होगा कि जब इस साल 24 जून को पटना में इंडिया अलायंस की पहली मीटिंग हुई, उस वक्त राहुल गांधी पटना से वापस लौट रहे थे। तब उन्होंने नीतीश कुमार से पूछा था कि कांग्रेस को कुछ और मंत्री पद कब दिए जाएंगे। बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है ये कोई सीक्रेट नहीं है। नीतीश कुमार जानते हैं कि बिहार में उनकी इनिंग अब लगभग समाप्त हो चुकी है। वो किसी तरह समय काट रहे हैं। उन्होंने बड़े जोश से, बड़ी उम्मीद से एंटी मोदी पार्टियों को इकट्ठा किया था। वो इस अलायंस के नेता बनना चाहते हैं। लेकिन पहले कांग्रेस ने राहुल गांधी के लिए उनको आउट कर दिया, फिर ममता ने खरगे का नाम चलाकर रही सही कसर भी पूरी कर दी। दूसरी तरफ लालू की प्रबल इच्छा है कि अब तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, ये सपना जल्दी पूरा हो। इसके लिए जरूरी है कि नीतीश बिहार से बाहर निकले। इस चक्कर में नीतीश कुमार अधर में लटके हुए हैं, त्रिशंकु बन गए हैं, न इधर के न उधर के। झगड़ा महाराष्ट्र में भी है। महाराष्ट्र में बिहार की तरह बात दबे छुपे नहीं हो रही।
वहां उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने साफ साफ कह दिया कि वो 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं, अब बची 25, यानी कांग्रेस और एनसीपी आपस में 25 सीटें बांट ले। संजय राउत ने कहा शिवसेना 23 सीटों पर शुरू से चुनाव लड़ती आई है, इसलिए इस बार भी 25 सीटों पर लड़ेगी। हालांकि इससे पहले संजय राउत ने लंबा चौड़ा उपदेश दिया, कहा कि कांग्रेस का फैसला तो दिल्ली में होगा, इसलिए महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं को सीटों के बारे में नहीं बोलना चाहिए। और इसके बाद संजय राउत ने कहा कि वो कल मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले थे, उद्धव और आदित्य ठाकरे दिल्ली गए थे तो उन्होंने राहुल और सोनिया से भी बात की है, लेकिन शिवसेना 23 सीटों पर लड़ेगी, ये पक्का है। अगर कोई यहाँ के नेता के हवाले से कोई न्यूज़ पब्लिश होती है कि कांग्रेस इतनी इतनी सीटें लड़ती है, तो उनकी मर्जी है, वो 48 सीटें भी लड़ सकती है महाराष्ट्र में। लेकिन मैं कल ही खड़गे जी के साथ बैठा था, उससे पहले उद्धव ठाकरे साहब दिल्ली में थे, आदित्य जी दिल्ली में थे। उद्धव जी, आदित्य जी और मैं खुद इंडिया मीटिंग से पहले राहुल जी से मिले हैं हम। वहाँ सोनिया जी भी थी, मैडम थी। वहाँ खड़गे साहब थे, वहाँ वेणुगोपाल जी थे। उनके सामने महाराष्ट्र के सीट शेयरिंग के बारे में हमारी बहुत ही सविस्तर चर्चा हुई और ये तय हुआ है महाराष्ट्र का जो सीट शेयरिंग है 3 पार्टी या कांग्रेस का, वो हम दिल्ली में करेंगे। महाराष्ट्र में कोई एक नेता नहीं है तो निर्णय ले सकते हैं, अगर नेता है तो उनको अधिकार नहीं है निर्णय लेने का, बार बार दिल्ली में पूछना पड़ता है। तो बेहतर है कि हम दिल्ली में आकर बैठे आपके सामने और 1-2 घंटे में हम सीट शेयरिंग पूरा कर देंगे। लगभग सीट शेयरिंग पूरा हो गया है। हम 23 सीटें लड़ेंगे। हम 23 सीटें इसलिए लड़ेंगे कि हम हमेशा इतने सालों से महाराष्ट्र में हमारा 23 का आंकड़ा है और हम 23 सीटें जरूर लड़ेंगे। संजय राउत तो साफ कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग पर महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं से बात करने का कोई फायदा नहीं है, वो सीधे कांग्रेस हाईकमान से दिल्ली में चर्चा करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट नसीम खान ने आज कहा इतनी जल्दी सीटों की संख्या को लेकर बात करना ठीक नहीं है, विजिबिलिटी के हिसाब से सीटों का बंटवारा हो और सारी पार्टियां एक दूसरे को सपोर्ट करें। इंडिया गठबंधन की साफ साफ पॉलिसी है कि जो पार्टी, जो दल जिस लोकसभा क्षेत्र में मजबूत है, उसके पास मजबूत उम्मीदवार है, वो जीत सकता है। विनिंग क्राइटेरिया जिस पार्टी का जहां पर होगा उसने वहां पर चुनाव लड़ना चाहिए, 1-to-1 फाइट होना चाहिए। ये हम शुरू से ही इंडिया गठबंधन का एजेंडा रहा है और उसी के तहत ये सारी चीज़ें हो रही है। जहाँ तक महाराष्ट्र का सवाल है, महाराष्ट्र और पूरे देश में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने मुकुल वासनिक जी और तमाम दूसरे नेताओं को लेकर एक कमेटी बना दी है और वो कमेटी आने वाले दिनों में चर्चा कर रही है, शुरुआत हो गई है, बात हो रही है। और महाराष्ट्र में भी जो जहां मजबूत है वो वहां से चुनाव लड़ेगा। 48 सीटों की बात करते, उन्होंने 23 आंकड़ा बता दिया, 25 बचे हुए हैं। 25 में से अगर हाफ ऑफ भी देखा जाए तो 12-13 आपके खाते में या 12 शरद पवार जी के खाते में आएंगे। क्या महाराष्ट्र में कांग्रेस जो है 12 सीटों पर ही लड़ेगी? सवाल 12, 13 या 15 सीट का नहीं है, सवाल जीतने का है। नसीम खान सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस की जिस कमेटी की बात कर रहे हैं वो 2 दिन पहले ही बनाई गई है। इस नेशनल अलायंस कमेटी में अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद, मुकुल वासनिक और मोहन प्रकाश को शामिल किया गया है। मुकुल वासनिक को कमेटी का कन्वीनर बनाया गया है। यही कमेटी सीट शेयरिंग को लेकर सहयोगी दलों से शुरुआती दौर की बात करेगी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को पहले इसी कमेटी से बात करनी होगी, लेकिन जिस तरह से संजय राउत ने एक तरफा 23 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, वो कांग्रेस और एनसीपी को जरा भी पसंद नहीं आया। शरद पवार की एनसीपी के नेता विद्या चव्हाण ने कहा सीटों की संख्या को प्रेस्टीज इशू बनाने की जरूरत नहीं है। इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियों का मकसद ये होना चाहिए कि बीजेपी और मोदी को कैसे हराया जाए। हर कोई पार्टी का प्रवक्ता या नेता यहाँ ये कहता है कि मेरी पार्टी 25 सीट लड़ेगा, मेरी पार्टी 25 सीट लड़ेगी, कांग्रेस भी लड़ेगी, शिवसेना भी लड़ेगी। तो मुझे ये कहना है कि भाई ये इंडिया का जो गठबंधन है,
हर एक राज्य में इसका समीकरण अलग अलग है। जो पार्टी जिसके साथ इंडिया का गठबंधन हुआ है, तो हम सबका ध्येय यही होना चाहिए कि भाई हमें भाजपा को हराना है, नरेंद्र मोदी जी को फिर से हमें प्रधानमंत्री नहीं बनना है। सब लोग लोकसभा का चुनाव अच्छी तरह से लड़ाना चाहते हैं, लेकिन अंतिम फैसला क्या है ये हर एक पार्टी का जो मुखिया है वही तय करेगा और दिल्ली में इसका फैसला होगा। संजय राउत ने 23 सीटों पर लड़ने की बात कहते हुए यह कहा था कि शिवसेना हमेशा से 23 सीटों पर लड़ती आई है और उनकी बात सही भी है। 2019 से पहले जब शिवसेना एनडीए में थी उस वक्त और उसके बाद 2019 के चुनाव में भी शिवसेना ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 18 लोकसभा सीटें जीती भी थी, जबकि कांग्रेस 25 और एनसीपी 19 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। अब शिवसेना और एनसीपी दोनों ही पार्टियां टूट चुकी हैं। शिवसेना का एक बड़ा गुट एकनाथ शिंदे के साथ है और एनसीपी के एक बड़े गुट पर अजित पवार का कब्जा है। कांग्रेस को लगता है कि अब वो इन दोनों से ज्यादा मजबूत स्थिति में है, उसकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा है, लेकिन उद्धव ठाकरे और शरद पवार अब उल्टा कांग्रेस पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस इस प्रेशर में कितना एडजस्ट करेगी ये तो वक्त बताएगा। यही हाल यूपी में है। यूपी में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लिए ज्यादा सीटें छोड़ने को तैयार नहीं है। पता यह लगा कि अखिलेश यादव ने यूपी की 80 में से 76 सीटों पर दावा कर दिया। कुल मिलाकर 4 सीटें बचती हैं, इनमें से 2 आरजेडी को और रायबरेली और कमेठी 2 सीटें कांग्रेस के लिए बचती हैं। समाजवादी पार्टी के इस रुख के जवाब में कांग्रेस ने नई चाल चली है। यूपी कांग्रेस के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि गठबंधन में मायावती को भी आना चाहिए, क्योंकि मायावती के बगैर यूपी में बीजेपी का मुकाबला मुश्किल है। पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस था, नतीजा सबने देखा। आज यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने फिर कहा कि मोदी सरकार को हटाने के लिए जरूरी है कि सारी विपक्षी पार्टियां साथ आएं, बीएसपी को भी साथ आना चाहिए। देखिए, ये बीएसपी को सोचना चाहिए। आज इतनी स्थितियां खराब हैं, सारे सांसद को वहाँ से सस्पेंड किया जा रहा है, जनता की आवाज़ को बंद किया जा रहा है, लोकतंत्र के लोकसभा राज्यसभा के अंदर बुलडोज किया जा रहा है। निश्चित तौर से इन सब चीज़ों को देखते हुए मायावती जी को इंडिया गठबंधन में जरूर आना चाहिए। शिवपाल यादव जी ने कहा है कि बीजेपी से किनारा करे तो बीएसपी जब सोचेंगे। अब ये कांग्रेस का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं अपनी बात कह सकता हूँ। अजय राय को मालूम है कि 2 दिन पहले अलायंस की मीटिंग में भी ये प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन रामगोपाल यादव ने साफ साफ कह दिया था कि अगर मायावती गठबंधन में आती हैं तो समाजवादी पार्टी अलायंस का हिस्सा नहीं रहेगी। इसके बाद भी अजय राय का मायावती को न्योता देना बहुत कुछ कहता है। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता इस बारे में अभी खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। आज शिवपाल यादव ने कहा मायावती तो बीजेपी की मदद कर रही हैं, पर्दे के पीछे वो बीजेपी के साथ हैं, पहले वो बीजेपी से दूरी बनाए, इसके बाद बाकी बातें की जाएंगी। देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी से दिखना तो चाहिए दूरियां। अगर भारतीय जनता पार्टी के अनुसार काम करेंगे तो उनसे नहीं हो सकता। उनसे कैसे उम्मीद की जा सकती, उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। आज समाजवादी पार्टी मायावती के नाम से भाग रही है, लेकिन सबको पता है कि पिछला लोकसभा चुनाव अखिलेश और मायावती ने मिलकर लड़ा था। इस अलायंस से मायावती को फायदा हुआ और समाजवादी पार्टी को नुकसान। इसीलिए अब अखिलेश यादव मायावती के साथ अलायंस नहीं चाहते। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को वोट ट्रांसफर नहीं करा सकती। बीएसपी का वोट मायावती की कॉल पर ट्रांसफर हो सकता है, इसलिए अलायंस में मायावती को शामिल करना जरूरी है। अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लिए ज्यादा सीटें छोड़ने को तैयार नहीं होती तो कांग्रेस अपने रुख पर अड़ी रहेगी और फिर वैसा ही होगा जैसा मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हुआ। विरोधी दलों के अलायंस में बिहार, महाराष्ट्र और यूपी के अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और पंजाब में भी सीटों को लेकर झगड़ा है। लेकिन दिल्ली में इन सभी पार्टियों के नेता पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी एकजुटता दिखाएं। आज जंतर मंतर में
ऑपोजिशन अलायंस की सभी पार्टियों के नेता पहुंचे। सबने मंच पर एकता दिखाई। प्रोटेस्ट संसद सत्र के दौरान विपक्ष के 146 सांसदों के सस्पेंशन के खिलाफ था, लेकिन इसी बहाने सारे मुद्दे उठाए गए। सांसदों के निलंबन को सरकार की तानाशाही का सबूत बताया गया। बेरोजगारी, महंगाई से लेकर भारत चीन सीमा विवाद पर सब इश्यूज उठाए गए। विपक्ष के नेताओं ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी अपनी आलोचना सुनना नहीं चाहते, इसलिए अगर कोई सदन के बाहर बोलता है तो उसके पीछे एजेंसियों को लगा देते हैं, और अगर कोई सदन में बोलता है तो उसे सस्पेंड करवा देते हैं। शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, डी राजा, मनोज झा और एसटी हसन ने लंबे चौड़े भाषण दिए। सबने बात शुरू की संसद की सुरक्षा में सेंध के सवाल से। कहा कि सिस्टम से परेशान 2 नौजवान लोकसभा में कूद गए, लेकिन सवाल है कि अगर सामान्य लोग सिक्योरिटी को चकमा दे सकते हैं तो फिर आतंकवादी भी ऐसा कर सकते थे। संसद की सुरक्षा में चूक का यह मामला बहुत बड़ा है। दावा किया गया कि सारे विरोधी दल इस पर सरकार से सवाल पूछना चाहते थे, सरकार जवाब नहीं देना चाहती थी, इसलिए विपक्ष की आवाज को दबा दिया गया। विरोधी दलों के ज्यादातर सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। इस मुद्दे पर राहुल गांधी भी बोले, लेकिन राहुल जो बोले अब उसका मजाक बन रहा है। उन्होंने कहा जब लोकसभा में कलर बम से हमला हुआ तो वो वहां डटे रहे और खुद को देशभक्त पार्टी कहने वाली बीजेपी के सांसद डरकर भाग गए। राहुल ने कहा जो लड़के लोकसभा में कूदे वो बेरोजगारी से परेशान थे, क्योंकि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। मोदी ने सबके हाथ में मोबाइल थमा दिया है और नौजवान दिन में 7.5 घंटे रील्स देखते हैं। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में 2-3 युवा जंप करके अंदर आ गए। जंप करते हुए हम सब ने देखा। अंदर आए, थोड़ा धुआं फैलाया, बीजेपी के सांसद सब भाग लिए। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, हवा निकल गई उनकी। वो टीवी पे आपको नहीं दिखा, वो हमें दिख रहा था पीछे से। सबसे पहली बात, अंदर कैसे आए? पार्लियामेंट के अंदर वो गैस का सिलेंडर ले आए। अगर गैस का सिलेंडर ला सकते थे तो कुछ और भी ला सकते थे। उन्होंने ये प्रोटेस्ट क्यों करी? उसका कारण क्या था? बेरोजगारी। इस देश का युवा आज रोजगार नहीं पा सकता है। 7.5 घंटे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हिंदुस्तान का युवा सेल फोन पे बैठा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने उसको रोजगार नहीं दिया है, रोजगार उससे छीन लिया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी के सांसद लोकसभा से भाग गए और वो सदन में खड़े रहे। इसका जवाब दिया अनुराग ठाकुर ने। अनुराग ठाकुर ने कहा राहुल गांधी में इतनी ही हिम्मत थी तो घुसपैठ करने वालों को पकड़ने के लिए आगे क्यों नहीं आए? लोकसभा के अंदर जो युवक कूदे, उसके बाद पूरे सदन के सभी सांसदों को एक स्वर में बात करनी चाहिए थी। जैसे सबने एक साथ आकर उनको दबोचा भी, पकड़ा भी और सुरक्षा कर्मियों के हवाले भी किया। उस समय भी राहुल गांधी जी सदन में थे, लेकिन वहां नहीं आए। वो भी आ सकते थे, लेकिन अब ये कहना और झूठे आरोप लगाना, ये अपने आप में दिखाता है राहुल गांधी जी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। चुनाव की पराजय के बाद ये मानसिक संतुलन खो चुके हैं। चुनाव की पराजय के बाद ये सदन की चर्चा में शामिल नहीं हुए। जंतर मंतर पर विरोधी दलों के धरने में मल्लिकार्जुन खड़गे ने जाति की बात की।
उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति की मिमिक्री को बीजेपी ने जाति से जोड़ दिया। इस तरह तो वो भी दलित है। खड़गे ने कहा कि बीजेपी दलित विरोधी है, महिला, किसान और मजदूर विरोधी है। इन लोगों से जुड़े मुद्दों को संसद में उठाने नहीं देती। एक संविधान के उच्च पद पे बैठते हैं, ऐसे लोग कहते हैं कि मैं एक फलाना जाति का आदमी हूं, इसीलिए मुझे इंसल्ट कर रहे हैं। अगर आपकी हालत यही है तो मेरे जैसे दलित की हालत क्या होगी? मैं जब उठता था, सदन में उठता था बात करने के लिए, आपके तरफ आवाज उठाने के लिए, तो उस वक्त कभी मुझे मौका नहीं मिलता था। जब कभी दलितों के ऊपर, दलितों को कुचला जाता है, किसानों को मारा जाता है, मजदूरों को मारा जाता है और संविधान के धज्जे उड़ाए जाते हैं, उस वक्त हम खड़ा होके जब नोटिस देते हैं, नोटिस पढ़ने को भी हमको परमिशन नहीं दिए। इसके बाद आरजेडी के सांसद मनोज झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोकतंत्र को खत्म करने का इल्जाम लगा दिया। मनोज झा ने कहा कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लेकिन मोदी ने इस मां को बीमार कर दिया है। डेमोक्रेसी अब आईसीयू में है, इसलिए संघर्ष जरूरी है। हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं, अक्सर जाते हैं, तो वहां सीना ठोक के कहते हैं कि मैं लोकतंत्र की जननी वाले देश से आया हूं। 150 सांसदों का निलंबन, जब बाहर जाओगे मोदी जी, किस मुंह से कहोगे कि लोकतंत्र की जननी के देश से आया हूं? आपने तो मां को बीमार कर दिया। मां बेचारी रुग्णावस्था में है, मां इंटेंसिव केयर यूनिट में है। तो ये लड़ाई महज सांसदों के अधिकार की नहीं है। सड़कें जाग उठेंगी, सड़कों पे निलंबन का आपके पास कोई रास्ता नहीं है। कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं है जो मुझे कह दे कि सड़क पे तूफान ना मचाओ। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार उसकी आवाज दबा रही है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। इसका जवाब दिया संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने। उन्होंने कहा, इमरजेंसी लगाने वाली कांग्रेस दूसरों को लोकतंत्र पर उपदेश न दे। राहुल गांधी को वो दिन नहीं भूलना चाहिए जब उन्होंने कैबिनेट से पास बिल को पब्लिकली फाड़कर फेंक दिया था। गला कौन घोट रहे जी? गला तो घोटा है तो इतिहास देखे तो इमरजेंसी से लेके आज तक गला घोटा है कांग्रेस पार्टी प्रजाप्रभुत्व का। जैसे मैंने उल्लेख किया, 2013 में जिस कैबिनेट में मनमोहन सिंह जी के सहित शरद पवार, प्रणब मुखर्जी जैसे नेता थे, तो ऐसे बड़े बड़े नेता थे, तो उन लोगों का जितना सर्विस हुआ था पब्लिक लाइफ में, उतना अनुभव भी इस राहुल गांधी को नहीं था। एक एमपी था, उन्होंने आके आपके सामने ऑर्डिनेंस फाड़ते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑर्डिनेंस फाड़ते हैं, दैट वाज टोर्न इनटू द पीसेस। ये प्रजाप्रभुत्व को हमको पाठ सिखाते हैं, हमको पाठ पढ़ाते हैं। सस्पेंशन का आप ही लोग आंध्रा तेलंगाना के समय पे आप कितने लोगों को सस्पेंड किया था, 1918 में कितना लोगों को सस्पेंड किया था, तो ये तो अलग बात है। वो तो संख्या में मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हम हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे थे, अंदर आइए। जंतर मंतर पर आज जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें दो बातें सामने आई। एक थी एमपीज का सस्पेंशन। तो इस मामले में एक बात जानना जरूरी है, जब पार्लियामेंट नई बिल्डिंग में शिफ्ट हुई तो सारी पार्टियों के नेताओं ने स्पीकर और चेयरमैन के सामने वादा किया था कि अब डेकोरम मेंटेन किया जाएगा। सबने माना था 75 साल में जो हुआ सो हुआ। अब नई बिल्डिंग में सांसद वेल में नहीं जाएंगे और प्लेकार्ड लेकर तो कोई बिल्कुल नहीं आएगा। सब इस बात पर सहमत हुए कि जिसको प्रोटेस्ट करना होगा वो अपनी सीट पर खड़े होकर शोर मचाएगा। सब लीडर्स ने यह भी माना अगर कोई एमपी इस सहमति का वायलेशन करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसके बाद भी अगर पॉलिटिकल पार्टीज के नेता अपनी बात से मुकर जाएं और मुकरने के बाद एक्शन ना हो
तो फिर इन मीटिंग्स का, इन कमिटमेंट्स का, इन बातों का क्या मतलब? दूसरी बात पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के बीच से जुड़ी है। यह बात सही है कि संसद की सुरक्षा में भारी चूक हुई, कोई भी अनहोनी हो सकती थी और यह पूरी तरह सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सिक्योरिटी में सेंध लगाने वाली हरकत को बेरोजगारी से जोड़ना कैसे जायज हो सकता है? उदाहरण के तौर पर लोकसभा में कूदने वाला एक लड़का 12वीं पास है। उसकी मां ने बताया कि वो नौकरी नहीं करना चाहता था, वो ई रिक्शा चलाता था। तो ये बेरोजगारी से जुड़ा मसला कैसे हो सकता है? आज जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक संसद में धुआं उड़ाने वाले असल में पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते थे। उन्होंने पुलिस को बताया उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके ऊपर यूएपीए लगाया जाएगा। वो तो ये सोचकर पार्लियामेंट में कूदे थे कि 4-6 महीने में बेल मिल जाएगी, फिर वो हीरो बनकर बाहर निकलेंगे। उन्हें यह सपना दिखाया गया था कि फिर वो बड़े नेता बन जाएंगे। हो सकता है ये जानकारी मिले तो कोई राहुल गांधी को ये समझाए कि ये वो नौजवान नहीं है जिनकी किसी ने नौकरी छीन ली थी। ये तो सियासत की दुनिया में काम ढूंढने आए थे और इसी चक्कर में इन्होंने गंभीर अपराध कर दिया। ऑपोजिशन पार्टीज का प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद शाम को एक ऐसी खबर आई जो गठबंधन में शामिल पार्टियों को जोड़ने का फेविकॉल का काम करती है। इस खबर ने इस बार आम आदमी पार्टी की टेंशन बढ़ा दी। ईडी ने शराब घोटाले के केस में अरविंद केजरीवाल को तीसरा समन जारी कर दिया। अब केजरीवाल को 3 जनवरी को ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश होना होगा। इससे पहले केजरीवाल को 2 नवंबर को पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन केजरीवाल ने उस वक्त विधानसभा चुनाव के कैंपेन में बिजी होने का कारण बताया था। फिर 21 दिसंबर को पेश होने का सम्मन दिया गया, लेकिन केजरीवाल ने कह दिया उनका पहले से विपश्यना में जाने का प्लान बन चुका था, तय था। उन्होंने ईडी के सम्मन को गैर कानूनी बताकर ईडी से जवाब मांगा और पंजाब चले गए। इस वक्त केजरीवाल पंजाब के होशियारपुर में विपश्यना कर रहे हैं। लेकिन आज ईडी ने तीसरा सम्मन भेजकर केजरीवाल के ध्यान को भंग कर दिया। केजरीवाल 30 दिसंबर को दिल्ली लौटेंगे और नए साल के पहले हफ्ते में उन्हें ईडी के सामने पेश होना होगा। हालांकि वो इस बार भी पेश होंगे, इसकी उम्मीद कम है। केजरीवाल की पार्टी के लिए दूसरी बुरी खबर यह है कि आज ही दिल्ली के रॉज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले के केस में संजय सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत की अर्जी खारिज करते हुए यहां तक कहा कि इस मामले में संजय सिंह के खिलाफ शुरुआती सबूत हैं, प्राइमा फेसाई एविडेंस है, इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। इससे भी केजरीवाल की टेंशन बढ़ेगी, क्योंकि कल ही कोर्ट ने शराब घोटाले के केस में फंसे तीसरे अभियुक्त मनीष सिसोदिया की कस्टडी भी 19 जनवरी तक बढ़ा दी है। मनीष सिसोदिया 10 महीने से जेल में है, जमानत नहीं मिली है। संजय सिंह भी अब 2 महीने से ज्यादा वक्त से जेल में है, उनकी जमानत की अर्जी भी खारिज हो गई है। केजरीवाल जानते हैं कि शराब घोटाले के केस में ईडी उन्हें गिरफ्तार करेगी, जेल भेजेगी और फिर बेल भी नहीं होगी। इसलिए इस बात की कम उम्मीद है कि वो 3 जनवरी को भी ईडी के सामने पेश होंगे। वो कहेंगे कि ईडी ने उनकी चिट्ठियों का जवाब नहीं दिया, उन्होंने जो सवाल पूछे थे उनका उत्तर नहीं मिला, इसलिए वो तीसरी बार भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रोटेस्ट में मेडल विजेता बजरंग पुनिया ने आज पद्मश्री अवार्ड लौटा दिया। बजरंग पुनिया ने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था, एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया था। लेकिन बजरंग पुनिया रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव में बृजभूषण शरण सिंह के दबदबे और उसके बाद बृजभूषण शरण सिंह की बयानबाजी से दुखी हैं। बृजभूषण पर लड़कियों ने सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए थे। बृजभूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट पेश की है। इसके बाद भी बृजभूषण ने कल चुनाव नतीजे आने के बाद कहा दबदबा था और दबदबा कायम रहेगा। इसके बाद ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी साक्षी मलिक ने रोते हुए
रिंग से हमेशा हमेशा के लिए दूर होने का ऐलान कर दिया। और आज बजरंग पूनिया पद्मश्री सम्मान लौटाने के लिए प्रधानमंत्री आवास के बाहर पहुंच गए। बजरंग पूनिया ने पहले ट्विटर पर प्रधानमंत्री के नाम एक चिट्ठी पोस्ट की और पद्मश्री लौटाने का ऐलान किया, और इसके बाद वो मेडल लेकर लोक कल्याण मार्ग पहुंच गए। उन्होंने कहा जब वो बहन बेटियों के सम्मान की लड़ाई नहीं जीत पाए तो फिर वो खुद को पद्मश्री अवार्ड के लायक नहीं समझते। जो मेरा ये सबसे बड़ा सम्मान है भारत सरकार ने मुझे दिया है, और एक मैंने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी के नाम, ये ट्वीट तो भी किया शायद आपने। ये मैंने ट्वीट भी किया है। तो मैंने जो अब मेरी भावना थी मैंने चिट्ठी में लिख दी, और मैं मीडिया के माध्यम से भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको एक बार देश को जरूर दिखाएं। जो मेरी भावना है, जो खिलाड़ियों की भावना है, सभी खिलाड़ियों की, अगर कुछ बता सके इसमें आपने जिक्र किया हो, वो सारी चीज़ें मैंने ट्विटर पे डाल दी हैं और इसमें लिख के डाल दी हैं। क्योंकि मैंने मेरी जब 4 अप्रैल को मई को जब वो घटना हुई थी तब मैंने बोला था कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम अपना अवार्ड भी लौटा देंगे, लेकिन आज वो शायद वो दिन आ गया है। ये मेडल लेके मैं जी के करना भी क्या है इनका, कि जब ये दिन को देखते तो वो चुभते हैं कि भाई ये किस लिए ये सम्मान हमें मिला था। जब हम बहन बेटियों के लिए लड़े उसमें हम सफल नहीं हो पाए, तो ये इन सम्मान का मुझे लगता है मैं हकदार नहीं हुई सम्मान का। साक्षी ने भी बोल दिया कि भाई मैं संन्यास ले रही हूँ, इतना मजबूर किया जा रहा है। जैसे वो बोल रहे हैं कि दबदबा है, दबदबा रहेगा, दबदबा तो भगवान ने दे रखा है। कौन सी दबदबा, किस चीज का दबदबा है, किसको आप दबदबा दिखा रहे हैं? क्या है, तकब्बुर है उनका, घमंड है? तो ये वो फेडरेशन इसलिए चुनी जाती है कि वो खिलाड़ियों को सपोर्ट करे, दबाव के लिए नहीं। वो तो खुल के बोल रहे हैं। बजरंग पूनिया शाम करीब 4:45 बजे प्रधानमंत्री आवास के सामने पहुंचे थे। प्रधानमंत्री उस वक्त बीजेपी पदाधिकारियों की मीटिंग के लिए निकलने वाले थे। रूट लगाया जा चुका था, सुरक्षा चौकस थी, इसलिए वहां मौजूद अफसरों ने बजरंग पूनिया को समझाया, उनसे कहा कि वो पुलिस की मजबूरी भी समझे, बिना अपॉइंटमेंट के वो उन्हें अंदर नहीं जाने दे सकते। अपॉइंटमेंट आपका है अंदर जाने का या परमिशन है आपकी, तभी जा पाएंगे ना अभी तो, क्योंकि आज पार्लियामेंट के आसपास सुरक्षा हो रखी है। आप पीएमओ हाउस में पहुंचा दीजिए एक बार में, क्योंकि देखो अंदर तो मैं जा नहीं सकता, तो आप पहुंचा दीजिए किसी भी तरीके से। मैंने आपसे क्या बताया ना, उसके लिए आप अगर परमिशन आपके पास है, मिलने की है, तभी हो पाएगा। क्योंकि अभी रूट भी लगा हुआ है, ये वाला सी रूट है, सी रूट पीएम साहब का रूट लगा हुआ है, तो अभी कोई भी एंट्री नहीं है यहाँ पे। मतलब मैं कोई ना तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ना कोई आप हमारे देश की शान है, हम कब इस बात को कह रहे हैं, कोई बात नहीं है। आपसे पहले मुलाकात आपको अच्छी हो चुकी है, अच्छी तरह से पता है, और दिख भी रही है हमारी। ये सी रूट है, ये पीएम साहब का रूट है, अभी यहाँ कोई भी अलाउड नहीं है। आप कृपया करके थोड़ा साइड हो जाइए। हाँ बिल्कुल हो जाएंगे, एक बार अगर आप कोशिश करो आप पहुँचा दो ये चीजें। ये तो हम कैसे बता सकते हैं, आप बेहतर जानते हैं, हम कैसे कर सकते हैं बताइए। वही तो हम इस बीच में कैसे सकते हैं, मतलब इस बीच में आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मिल लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है हमें। अपॉइंटमेंट तो एकदम हमें वैसे भी नहीं मिलेगी, अब तो वैसे हम वैसे लेंगे जब भी नहीं मिल रही हमें अपॉइंटमेंट। तो देखिए आप सारा बेहतर जानते हैं, मुझसे करवा रहे हैं, खूब अच्छे से जानते हैं आपकी क्या है क्या नहीं है। अभी नहीं हो सकता, अभी फिलहाल तो आप हटिए प्लीज, चलो साइड में आ जाइए, फिलहाल तो थोड़ा मूड बना हुआ है। बजरंग पूनिया ने भी पुलिस अफसरों की बात मान ली। उन्होंने कहा अगर वो खुद नहीं जा सकते तो सुरक्षा कर्मी ही उनका अवार्ड प्रधानमंत्री तक पहुंचा दें। और इसके बाद बजरंग पूनिया ने अपना अवार्ड और प्रधानमंत्री के नाम लिखी चिट्ठी दोनों सड़क पर रख दी और वहां से वापस चल दिए। पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से मना किया, उन्हें समझाया, वो नहीं माने और अपना मेडल वहीं पर छोड़कर चलने लगे। जो सम्मान हमें देश ने दिया है उस सम्मान के साथ मुझे लगता है कि हम वो बेटियों को वो सम्मान नहीं दिला पाया, तो मुझे लगा कि मैं इस सम्मान का हकदार नहीं हूँ, इसलिए वापस करने आया था। लेकिन बात भाई प्रशासन की भी ठीक है, मैंने कोई अपॉइंटमेंट नहीं ली थी मिलने की, और उनका इतना बिजी शेड्यूल रहता है प्रधानमंत्री जी का, तो ऐसे कोई भी आदमी नहीं मिल सकता, तो इसलिए मैं नहीं जा पाया। तो मैंने वो यहाँ रख दिया है, लेटर के ऊपर रख दिया है, क्योंकि जमीन में भी नहीं रख सकते। अब यहाँ से कहाँ जाएंगे? मैं घर जाऊंगा यहाँ से। पुलिस आपसे क्या कह रही है तब से लगातार? पुलिस तो ये बोल रही है कि भाई आप 2 मिनट हमारे साथ चलो, हम आपको बात करते हैं आगे। अब ये मेडल आप लेकर अपने घर कभी नहीं जाएंगे? नहीं जी, धन्यवाद। बजरंग पूनिया की नाराजगी इस बात को लेकर है कि पहलवानों की बात नहीं सुनी गई। खेल मंत्री ने उनसे जो वादा किया था वो वादा निभाया नहीं। बृजभूषण शरण सिंह को सिर्फ कहने के लिए रेसलिंग फेडरेशन के चुनाव से दूर किया गया, लेकिन बृजभूषण के करीबी ने ही WFI का चुनाव जीत लिया है। इसे लेकर खेल मंत्रालय का पक्ष भी आज सामने आया। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि रेसलर बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री अवार्ड लौटाने का जो फैसला किया है वो उनका निजी फैसला है, लेकिन उनसे उम्मीद है कि वो अपने फैसले पर फिर से सोच विचार करेंगे। खेल मंत्रालय इसके लिए उन्हें समझाने की कोशिश करेगा।
लेकिन इसके बाद विनेश फोगाट का भी ट्वीट सामने आया। विनेश फोगाट ने लिखा, अब किसी खिलाड़ी के मरने पर रोने का इंतजार करना, आपका नया भारत देश मुबारक हो, महिलाओं के सम्मान में। आज बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने तो अपना रिएक्शन सामने रखा, लेकिन साक्षी मलिक खामोश रही। कुछ ही देर में कांग्रेस की लीडर प्रियंका गांधी साक्षी मलिक के घर पहुंच गई। वहां पर साक्षी के अलावा उनके पति सत्यव्रत कादियान भी थे, बजरंग पूनिया थे और 3-4 लोग और भी थे। प्रियंका ने साक्षी और बजरंग पूनिया से बात की, करीब आधे घंटे तक वहां रुकी और फिर वहां से निकल गई। लेकिन साक्षी मलिक के घर से निकलते हुए पत्रकारों ने जब प्रियंका से सवाल किए तो उन्होंने सिर्फ यही कहा, वो एक महिला के नाते मिलने आई थी। I came here as a woman because I think what has happened to me मैम पद्मश्री को लौटाना, मैम प्रियंका मैम पद्मश्री को लौटाना, मैम पद्मश्री को लौटाना, किस तरह से आप देखती हैं इसको? रिपोर्टर्स ने कई सवाल पूछे, लेकिन प्रियंका गांधी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ने तफसील से बात की। दीपेंद्र हुड्डा ने बात यहां से शुरू की कि वो इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन मामला महिलाओं के सम्मान से जुड़ा है, इसलिए प्रियंका गांधी साक्षी से मिलने आई और उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी लड़ाई में कांग्रेस उनके साथ है। कोई राजनीतिक ना तो इस आज की जो विजिट था उसका ना तो राजनीतिक कोई मकसद था, ना ही कोई राजनीतिक दृष्टि से की गई। ये एक अन्याय हुआ है हमारी पहलवान बेटियों के साथ। नारी सम्मान के लिए बहुत मैं समझता हूँ कि एक चिंताजनक ये संकेत गया है, संदेश गया है देश में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा था, खेलो इंडिया का जो नारा था, वो धुएं में उड़ गए वो नारे, ये जो दिखाई। तो ऐसे में मैं समझता हूँ सबको स्वाभाविक रूप से दुख पहुँचा है। और ऐसी घड़ी में प्रियंका जी साक्षी मलिक से मिलने, बजरंग पूनिया बाकी पहलवानों से मिलने वो लोग प्रियंका जी आई थी और उन्होंने एक ही आश्वासन दिया है कि न्याय की इस लड़ाई में आखिर तक उनका पूरा साथ प्रियंका जी और कांग्रेस पार्टी देगी। पहलवानों का ये इशू एक बार फिर इतना बड़ा न बनता अगर कल शाम बृजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर दादागिरी न दिखाई होती। साक्षी, विनेश और बजरंग की आंखों में आंसू न आए होते अगर बृजभूषण ने पहलवानों के जख्मों पर अहंकार का तेजाब न छिड़का होता। सच तो है कि देश के नौजवानों की सिंपैथी चैंपियन बेटियों के साथ है। यह कहना कि इलेक्शन हुआ उसमें कोई जीत गया तो खेल मंत्रालय क्या कर सकता है, किसी के गले नहीं उतरेगा। चुनाव कैसे हुआ, वोटर किसके कब्जे में थे, किसका दबदबा था, बृजभूषण का चेला कैसे जीता, यह कोई सीक्रेट नहीं है। बृजभूषण को नतीजा पता था, उन्होंने पोस्टर एडवांस में छपा कर रखे थे। आतिशबाजी का इंतजाम भी एडवांस में कर लिया था। अगर यही होना था तो चुनाव का ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। तो भी मुझे लगता है कि पहलवान बेटियों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अदालत में चल रहे केस का इंतजार करना चाहिए, कोर्ट पर भरोसा करना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। आज भगवान राम की नगरी अयोध्या से अच्छी तस्वीरें आई। अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज पहली टेस्ट फ्लाइट ने लैंडिंग की। इस एयरपोर्ट का उद्घाटन 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इससे पहले आज इंडियन एयरफोर्स के A320 प्लेन ने अयोध्या एयरपोर्ट पर लैंड किया। अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार ने बताया कि ये ट्रायल लैंडिंग इसलिए कराई गई ताकि सुरक्षा के सभी मानकों की जांच परख की जा सके। उन्होंने कहा कि 30 दिसंबर को दिल्ली से 2 फ्लाइट्स इसी रनवे पर लैंड कराई जाएंगी। 5 जनवरी से फ्लाइट्स की रेगुलर सर्विस शुरू हो जाएगी। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की तैयारियां भी जोरों पर हैं, लेकिन विरोधी दलों के नेताओं ने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के इन्विटेशन को लेकर बयानबाजी शुरू कर दी। उद्धव ठाकरे को अब तक न्योता नहीं मिला है। इससे उद्धव गुट के नेता नाराज हो गए हैं। आज संजय राउत और आदित्य ठाकरे ने कहा कि राम मंदिर आंदोलन में जिन लोगों का योगदान सबसे ज्यादा था
उन्हें नहीं बुलाया जाएगा और मंदिर का क्रेडिट वो लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं जिनका मंदिर आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। मुझे लगता है कि जिनका इस राम मंदिर के निर्माण में और उसकी मांग में कोई भी सहभाग रहा है उनको बिल्कुल आमंत्रित किया गया नहीं है। गवर्नमेंट पॉलिसी है और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस मंदिर के निर्माण में जो भी वहां क्रेडिट लेने जाने उनका जीरो क्रेडिट है, उनका कोई लेना देना नहीं है। जो आदेश आया है वो सम्मानित सुप्रीम कोर्ट का है और कोर्ट के हिसाब से ये निर्माण होने जा रहा है। तो मुझे लगता है किसी भी पार्टी ने श्रेयवाद में नहीं जाना चाहिए। हालांकि आदित्य ठाकरे के बयान के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि शिवसेना के नेताओं को सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। उद्धव को बता दिया जाएगा कि उन्हें अयोध्या कब आना है। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार ने विपक्ष के उन सारे नेताओं के नाम गिना दिए जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में इनवाइट किया गया है और किन किन को इनविटेशन और जाने वाला है। हमने प्रमुख विपक्षी दलों के अध्यक्षों को निमंत्रण दिया है। उसके अलावा सोनिया जी को, चेयरपर्सन ने वो कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की, विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी जी को दिया है, मिलकर दिया है, खड़गे जी को मिलकर दिया है, आज सीताराम येचुरी जी को मिलकर दिया है और अखबारों के समाचारों से हमको मालूम पड़ा है कि कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल भी इसमें भाग लेने के लिए आएगा। मैंने अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ा है, बुलाएंगे तो आएंगे, तो हम मन से हृदय से उनको बुला रहे। तो सीपीएम सीपीआई से लेकर के कांग्रेस आई और बीजू जनता दल तक, तृणमूल तक सबको बुलाएंगे और अपेक्षा करेंगे कि सब आए। ये अच्छी बात है कि सब राजनीतिक दलों के सब लोगों को बुलाया गया है, क्योंकि भगवान राम न किसी पार्टी के हैं, न किसी सरकार के, न बीजेपी के, न विरोधी दलों के। भगवान राम तो इस देश की आस्था है, करोड़ों लोगों का विश्वास है। उनके आदर्शों पर तो सबको चलना चाहिए और मुझे लगता है कि 22 जनवरी को सबको, कोई किसी विचारधारा का हो, किसी संप्रदाय का हो, सबको इस बात का प्रण लेना चाहिए कि दशरथ नंदन श्री राम के सिद्धांतों का अनुसरण सब करेंगे। लेकिन हैरानी की बात बताऊं, प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम के नाम पर, प्रभु राम के नाम पर कुछ लोगों ने ठगी का धंधा भी शुरू कर दिया है। इस तरह की खबरें आई कि कई इलाकों में कुछ लोग भक्तों से 22 जनवरी के कार्यक्रम के नाम पर चंदा मांग रहे हैं, पैसा ले रहे हैं और बाकायदा उसकी रसीद भी दे रहे हैं। लेकिन आज आलोक कुमार ने बताया कि राम मंदिर ट्रस्ट और वीएचपी ने इस तरह से पैसा इकट्ठा करने का कोई कार्यक्रम शुरू नहीं किया है। जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं वो ठग हैं, फर्जी रसीदें दे रहे हैं। इसलिए अगर कोई पैसा मांगने आता है तो उसको पैसा देने के बजाय पुलिस के हवाले कर दे। हम देश के 10 करोड़ लोगों के घर में जाएंगे, उनको राम मंदिर का पूजित हल्दी चावल देंगे, न्योता देंगे, कार्यक्रम देखना, अपने मोहल्ले के मंदिर में देखना। और हमने स्पष्ट सूचना दी है, इस बार हम मांगने नहीं जा रहे, निमंत्रण देने जा रहे, हल्दी चावल देने जा रहे। तो अगर कोई भी न्यास के नाम पे चंदा मांगता है तो उसका विश्वास नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है जो लोग भगवान राम के नाम पर, उनके मंदिर के नाम पर इस तरह ठगी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को तो जल्दी से जल्दी सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। मेरी आपसे अपील है, अगर कोई व्यक्ति आपसे राम मंदिर के नाम पर चंदा मांगने आता है तो उसे जाने ना दें, पकड़कर बिठाएं और पुलिस को सौंप दें। एक दुख भरी खबर आपको बता दूं, जम्मू में सेना के काफिले पर घात लगाकर किए गए हमले में हमारे 4 बहादुर जवान शहीद हो गए हैं और 3 जवान घायल हैं। जिस जगह पर हमला हुआ उस पूरे इलाके को सेना ने घेर लिया है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आतंकियों ने इस बार अपने मंसूबे को अंजाम देने के लिए पुंछ डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसी जगह को चुना जो एक पहाड़ी इलाका है, जहां बेहद घने जंगल हैं,
आर्मी के जवान एक जिप्सी और एक ट्रक में सवार होकर एक सर्च ऑपरेशन के लिए सुरनकोट जा रहे थे। खबर मिली थी कि पुंछ में सुरनकोट और बफलियाज के इलाके में कुछ आतंकी छिपे हुए हैं, लेकिन जैसे ही आर्मी की दोनों गाड़ियां थत्यार मोड़ के पास पहुंची, वहां दो लोग खड़े थे। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बकरी चलाने वाला समझा, लेकिन इन आतंकवादियों ने सेना की गाड़ी पर हैंड ग्रेनेड फेंक दिया और उसके बाद फायरिंग शुरू कर दी। इस आतंकी हमले के बाद से ही पुंछ में थत्यार मोड़ से लेकर डेरा की गली के आसपास के पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। पूरे इलाके में सर्च की जा रही है। क्योंकि जंगली इलाका है, इसलिए दहशतगर्दों को खोजने में काफी मुश्किल आ रही है। फोर्सेस का कहना है कि आतंकवादी भागने में कामयाब नहीं हुए, वो इसी जंगली इलाके में छुपे हुए हैं, इसलिए उनके बचने का कोई चांस नहीं है। आज नहीं तो कल सब मारे जाएंगे। इसी इलाके में 2 महीने में 28 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। इस कायराना हमले में हमारे जो 4 जवान शहीद हुए हैं, उन्हें मैं अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं और हमें पूरा विश्वास है कि उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी और हमारी फौज, हमारे बहादुर जवान इन शहीदों की हत्या करने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। आज की बात में इतना ही।